हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे बिहार बोर्ड परीक्षा 2025 में पूछे जाने वाले सामाजिक विज्ञान के हिस्ट्री जो हैं, इतिहास, उनके 2 अंक स्तरीय प्रश्न उत्तर देखेंगे, जिसमें आज हम टॉप 30 क्वेश्चन लिए हैं। तो चलिए, सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि इतिहास के जो आपके क्लास 10th के जो बुक हैं इतिहास, उसमें कौन कौन से चैप्टर हैं। तो इसमें सबसे पहला चैप्टर हो गया आपका यूरोप में राष्ट्रवाद। पहला चैप्टर हो गया यूरोप में राष्ट्रवाद। दूसरा चैप्टर हो गया समाजवाद एवं साम्यवाद। तीसरा चैप्टर है हिंद चीन में राष्ट्रीय आंदोलन। चौथा चैप्टर हो गया आपका भारत में राष्ट्रवाद। पांचवा चैप्टर है दोस्तों अर्थव्यवस्था और आजीविका। छठा चैप्टर है शहरीकरण एवं शहरी जीवन। सातवां चैप्टर हो जाएगा व्यापारिक एवं भूमंडलीकरण। और आठवां चैप्टर है इसका प्रेस, सांस्कृतिक एवं राष्ट्रवाद। तो चलिए, हम सभी चैप्टरों से टॉप 30 क्वेश्चन 2 अंक स्तरीय प्रश्न लिए हैं। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं पहला प्रश्न से, जिसमें आपको हम पहले भी बता चुके हैं 2 अंक स्तरीय प्रश्नोत्तर की हम बात करेंगे। तो पहला क्वेश्चन कहता है आपको राष्ट्रवाद क्या है। दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है इतिहास का कि राष्ट्रवाद क्या है। तो बात करेंगे, राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है, ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों के बीच एकता की भावना का वाहक बनती है। राष्ट्रवाद जो है एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों के बीच एकता की भावना का वाहक बनती है। दूसरा क्वेश्चन कहता है मेजनी कौन था। तो कहता है मेजनी मुख्यतः एक साहित्यकार था, लेकिन उसे राजनीति से भी प्रेम था। मेजनी जो था मुख्यतः एक साहित्यकार था, लेकिन उसे राजनीति से भी प्रेम था। कुछ दिनों तक एक क्रांतिकारी और गुप्त संगठन कार्बोनरी से जुड़ा रहा था, लेकिन वह गणतंत्र में विश्वास रखता था। मेजनी कौन था। तो दोस्तों, हम कह सकते हैं कि मेजनी मुख्यतः एक साहित्यकार था, लेकिन उसे राजनीतिक से भी प्रेम था। कुछ दिनों तक एक क्रांतिकारी और गुप्त संगठन कार्बोनरी से जुड़ा रहा था, लेकिन वह गणतंत्र में विश्वास रखता था। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन कहता है जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थी। जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थी। ये क्वेश्चन है आपका 3 नंबर क्वेश्चन, और बिहार बोर्ड में ये बराबर पूछे जाते हैं कि कहता है कि जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थी। इसका आंसर हो गया कि जर्मनी के एकीकरण की अनेक बाधाएं थी, जिसमें पहला हो जाएगा कि वह लगभग 300 छोटे बड़े राज्यों में बटा हुआ था। जर्मनी जो थे लगभग 300 छोटे बड़े राज्यों में क्या थे दोस्तों, बटा हुआ था। इन सभी राज्यों की प्रमुखों की अपनी अपनी सोच थी। धार्मिक और जातीय रूप से भी ये एक नहीं थे। ये क्या थे, तो जर्मनी के एकीकरण की मुख्य बाधाएं थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो 4 नंबर क्वेश्चन है मेटरनिख युग क्या है। मेटरनिख युग क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा मेटरनिख पुरातन व्यवस्था का समर्थक था। यहाँ पे समर्थक होगा। मेटरनिख पुरातन व्यवस्था का समर्थक था। नेपोलियन द्वारा स्थापित एकता उसे पसंद नहीं था। नेपोलियन बोनापार्ट जो था, जो एकता जो नेपोलियन बोनापार्ट स्थापित किए हुए थे, वो मेटरनिख को पसंद नहीं था। कहता है कि इटली पर अपना प्रभाव जमाने के लिए उसने उसे कई राज्यों में विभाजित कर दिया। मेटरनिख जो था इटली पर अपना प्रभाव जमाने के लिए इटली को छोटे छोटे कई राज्यों में क्या किया, विभाजित कर दिया। इसी युग को मेटरनिख युग कहते हैं, और इस युग को हम क्या कहते हैं, मेटरनिख युग कहते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन कहता है पूंजीवाद क्या है। तो पूंजीवाद एक ऐसी व्यवस्था है जिसके तहत उत्पादन के सभी साधनों पर पूंजीपतियों का अधिकार रहता है। यही कारखाने लगाते हैं, यही जो पूंजीपति वो लोग होते हैं, पूंजीपति
व्यक्ति वही क्या कहते हैं, कारखाने लगाते हैं और उत्पादन करते हैं। साथ ही अर्थव्यवस्था में पूंजीपति लाभान्वित होते हैं और अर्थव्यवस्था में जो पूंजीपति व्यक्ति होते हैं उसी को लाभ प्राप्त होता है। इसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन कहता है खूनी रविवार क्या है। खूनी रविवार क्या है, तो 1905 में जापान जैसा छोटा जो एशियाई देश में से जब रूस हार गया, जापान जो था 1905 ईस्वी में जापान और रूस के साथ जो युद्ध हुआ, इसमें जापान से रूस जो था क्या था, हार गया, तो वहां क्रांति हो गई। रूस में क्या हो गया दोस्तों, क्रांति हो गई। 9 जनवरी 1905 को लोगों ने रोटी दो के नारे के साथ राजमहल की ओर प्रदर्शन करते आगे बढ़ने लगे और 9 जनवरी 1905 को रूस के जो लोग थे वे रोटी दो के नारे के साथ राजमहल की ओर प्रदर्शन करते हुए आगे बढ़ने लगे। सैनिकों ने यहाँ पे हो जाएगा सैनिकों ने इन निहत्थों पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। बहुत सारे लोग जिनमें स्त्री और बच्चे भी थे मारे गए। वह रविवार का दिन था जिस दिन यह क्रांति हुई। वो कौन सा दिन था दोस्तों, रविवार का दिन था। तब से उसे तिथि को रविवार, खूनी रविवार कहलाने लगा। तब से जो था ये तिथि, रविवार का जो दिन था वो खूनी रविवार के नाम से जाने लगा। ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन कहता है अक्टूबर क्रांति क्या है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अक्टूबर क्रांति क्या है, तो इसका आंसर है, कहता है 7 नवंबर 1917 ईस्वी को बेल्शेविकों ने करंस्की सरकार का तख्ता पलट दिया। 7 नवंबर 1917 ईस्वी को बेल्शेविकों ने क्या किया, करंस्की सरकार का जो था तख्ता पलट दिया और रूस पर अधिकार जमा लिया। वह नवंबर क्रांति थी, अर्थात वो, किंतु रूसी कैलेंडर के अनुसार यह अक्टूबर था। वो जो था नवंबर का महीना था, अर्थात नवंबर क्रांति उसको हम कह सकते हैं, किंतु रूसी जो कैलेंडर था उसके अनुसार वह क्या था, अक्टूबर का ही महीना था, जिस कारण से इसे अक्टूबर क्रांति कहते हैं। जिस कारण से हम इस क्रांति को क्या कहते हैं, अक्टूबर क्रांति कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कहता है कि सर्वहारा वर्ग किसे कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, सर्वहारा वर्ग किसे कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा समाज का वैसा वर्ग जिसमें किसान, मजदूर, फूटपाती दुकानदार एवं आम गरीब लोग, जिसके पास अपने कहने के लिए कोई वस्तु नहीं होती है, उसे हम सर्वहारा वर्ग कहते हैं, अर्थात वे सर्वहारा वर्ग कहलाता है। इसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन कहता है क्रांति के पूर्व रूसी किसानों की स्थिति कैसी थी। क्रांति के पूर्व रूसी किसानों की स्थिति कैसी थी, तो इसका आंसर हो जाएगा क्रांति से पूर्व रूसी किसानों की स्थिति अत्यंत दयनीय थी। उनके खेत बहुत छोटे छोटे थे जिन पर वे पारंपरिक ढंग से खेती करते थे। उनके पास पूंजी की कमी थी, वह करों के बोझ से दबे रहते थे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर, कहता है जेनेवा समझौता कब और किनके बीच हुआ। जेनेवा जो समझौता है वे कब और किनके बीच हुआ, तो इसका आंसर हो जाएगा जेनेवा समझौता मई 1954 ईस्वी में साम्यवादियों और अमेरिका के बीच हुआ। ध्यान दीजिएगा, कहता है जेनेवा समझौता 1954 ईस्वी में साम्यवादियों और अमेरिका के बीच हुआ। इन समझौता में पूरे वियतनाम को 2 भागों में बांट दिया। ये जो समझौता थे वे क्या किए, पूरे वियतनाम को 2 भागों में बांट दिए। एक पर पूंजीवादियों का अधिकार रहा और एक पर साम्यवादियों का अधिकार रहा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एक तरफा अनुबंध व्यवस्था क्या थी। एक तरफा अनुबंध व्यवस्था क्या थी, तो इसका आंसर हो जाएगा एक तरफा अनुबंध हिंद चीन में फ्रांसीसियों द्वारा लागू किए जाने वाला एक शोषणमूलक व्यवस्था थी। ध्यान दीजिएगा, कहता है एक तरफा अनुबंध हिंद चीन में
फ्रांसीसियों द्वारा लागू किए जाने वाला एक शोषणमूलक व्यवस्था थी। मजदूरों को तो कोई अधिकार नहीं रहता था, लेकिन सरकार के पास असीमित अधिकार प्राप्त थे। एक तरफा अनुबंध व्यवस्था में जो फ्रांसीसियों द्वारा लागू किए जाने वाला एक शोषणमूलक व्यवस्था थी, जिसमें मजदूरों के पास कोई अधिकार नहीं रहता था, लेकिन सरकार के पास असीमित अधिकार प्राप्त थे। इसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि बोआदाई कौन था। तो इसका आंसर हो जाएगा बोआदाई हिंद चीन की एक द्वीप अन्नाम का शासक था। बोआदाई जो थे वो हिंद चीन की एक द्वीप अन्नाम का शासक था, लेकिन साम्यवादी राष्ट्रवादियों के दबाव डालकर उसे सत्ता मुक्त कर दिया। यहाँ पे हो जाएगा मुक्त। 15 अगस्त 1945 को उसने अपना गद्दी छोड़ दी। इसके बाद वियतनाम एक गणराज्य बन गया। तो आपको यहाँ से एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी देखने को मिलेगा कि अन्नाम के शासक कौन थे। तो अन्नाम के शासक बोआदाई थे। ये अन्नाम कहाँ स्थित है, तो हिंद चीन में एक द्वीप थे। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कि हिंद चीन का क्या अर्थ था। हिंद चीन का क्या अर्थ था। तो इसका आंसर हो जाएगा कुछ समय तक वियतनाम और लाओस पर चीनी अधिकार था, अर्थात चीन का अधिकार था, और कंबोडिया भारतीय प्रभाव में था। और कंबोडिया जो था दोस्तों वो किसके अंदर था, भारत के प्रभाव में था, अर्थात भारत के भारतीय सांस्कृतिक परंपराओं से वो जुड़ा हुआ था। इसी कारण इन तीनों द्वीपों को सम्मिलित रूप से हिंद चीन कहा जाने लगा। हिंद चीन का क्या अर्थ है क्वेश्चन रहेगा, तो हम कहेंगे कुछ समय तक वियतनाम और लाओस पर चीनी अधिकार था और कंबोडिया भारतीय प्रभाव में था। इसी कारण से इन तीनों द्वीपों को सम्मिलित रूप से हिंद चीन कहा जाने लगा। इसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन है हुआ हुआ आंदोलन की चर्चा करें। तो इसका आंसर हो जाएगा हुआ हुआ आंदोलन एक क्रांतिकारी आंदोलन था जिसे बौद्ध धर्मावलंबियों ने चला रखा था। हुआ हुआ आंदोलन जो था वो बौद्ध धर्मावलंबियों जो थे उसने क्या किया था, चला रखा था। यह आंदोलन जो था 1939 में शुरू हुआ। ध्यान दीजिएगा कि हुआ हुआ आंदोलन जो था दोस्तों वो 1939 में शुरू हुआ। इसका नेता जो था हुइन फू सो था। इसका नेता का नाम था हुइन फू सो। इसके बाद नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन कहता है खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ। ध्यान दीजिएगा खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ। इसका आंसर हो जाएगा प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की ब्रिटेन के विरोध में लड़ रहा था। प्रथम जब विश्व युद्ध हुआ तो तुर्की जो था वो ब्रिटेन के विरोध में लड़ रहा था, जिसमें उसकी करारी हार हुई। जिसमें जो था उसकी हार हो गई, किसकी, तो तुर्की की। ब्रिटेन ने उसके साम्राज्य उसामिया साम्राज्य का विघटन कर दिया। तुर्की बस तुर्की में ही सिमट कर रह गया। मुस्लिम जगत को यह जो था नामवार लगा, क्योंकि तुर्की का खलीफा मुस्लिम विश्व का प्रथम गुरु था। उसी के पक्ष में खिलाफत आंदोलन हुआ। ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 16 नंबर रोलेक्ट एक्ट से आप क्या समझते हैं। रोलेक्ट एक्ट से आप क्या समझते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा भारत में अंग्रेजी शासन के विरोध में बढ़ रहे असंतोष को दबाने के लिए लॉर्ड जेम्स फोर्ड ने सिडनी रोलेक्ट की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्ति की। समिति के निरोधात्मक एवं दंडात्मक विधेयक लाने का सुझाव दिया। समिति जो था वो निरोधात्मक और दंडात्मक विधेयक लाने का सुझाव दिया। इसके आधार पर जो विधेयक पारित हुआ उसी को रोलेक्ट एक्ट कहा गया। यह एक्ट बड़ा क्रूर था जिसका देश भर में विरोध हुआ। यहाँ से भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बनते हैं कि रोलेक्ट एक्ट को दबाने के लिए लॉर्ड जेम्स फोर्ड ने सिडनी रोलेक्ट की अध्यक्षता में किसकी नियुक्ति की, तो एक समिति की नियुक्ति की थी। ध्यान दीजिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 17 नंबर दांडी यात्रा से कि दांडी यात्रा का क्या उद्देश्य था। तो ध्यान दीजिएगा दांडी यात्रा का उद्देश्य था ब्रिटिश कानून का धज्जियां उड़ाना। दांडी यात्रा का
उद्देश्य था दोस्तों ब्रिटिश के जो कानून थे, अंग्रेजों के कानून, उसको धज्जियां उड़ाना। दांडी पहुंचकर 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को गांधी जी ने समुद्र के पानी से नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन किया और अपनी गिरफ्तारी दी। दांडी यात्रा का मुख्य उद्देश्य था ब्रिटिश कानून का धज्जियां उड़ाना, जिसके लिए दांडी पहुंचकर 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को गांधी जी ने क्या किया, समुद्र के पानी से नमक बनाकर नमक कानून उल्लंघन किया और अपनी गिरफ्तारी दी। इसके बाद देश भर में नमक बनाए जाने लगा और नमक बनाने वाले अपने गिरफ्तारी देते रहे। गांधी जी का यह सविनय अवज्ञा आंदोलन सफल था। इसके बाद नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन कहता है फैक्ट्री प्रणाली। फैक्ट्री प्रणाली के विकास के किन्हीं 2 कारणों को बताएं। तो फैक्ट्री प्रणाली के विकास के प्रमुख 2 कारण निम्नलिखित थे। पहला था नए नए यंत्रों का आविष्कार तथा दूसरा था गांव में गृह उद्योग की समाप्ति, जिससे शहरों में सस्ते श्रम की प्राप्ति। 19 नंबर क्वेश्चन कहता है कि बुर्जुआ वर्ग की उत्पत्ति कैसे हुई। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कि औद्योगिक की सफलता होने के फलस्वरूप समाज में 3 अस्पष्ट वर्ग हो गए, जिसमें पहला था पूंजीपति वर्ग, दूसरा था बुर्जुआ वर्ग और तीसरा था मजदूर वर्ग। बीच का जो बुर्जुआ वर्ग था उसी को ही मध्यम वर्ग कहा जाता था। इसके हाथों में व्यापार की पूंजी थी। इसके हाथों में जो थी बुर्जुआ वर्ग के हाथों में वो क्या थी, व्यापार की पूंजी थी। इसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन कहता है 18वीं शताब्दी में भारत के प्रमुख उद्योग कौन कौन से थे। तो इसका आंसर हो जाएगा 18वीं शताब्दी में भारत में वे सारी वस्तुएं बनती थी जो मनुष्य द्वारा उपयोग किया जाता है। 18वीं सदी की जो बात किया जाए शताब्दी की, तो उस समय में भारत में वे सारी वस्तुएं बनती थी जो एक मनुष्य को या जो मनुष्य द्वारा उपयोग किया जाता है। भले ही यह उद्योग गृह उद्योग में चलते थे, जैसे कपड़ा उद्योग, कंबल उद्योग, गुड़ उद्योग, तंबाकू उद्योग इत्यादि। 21 नंबर क्वेश्चन का था निरुद्योगीकरण से आपका क्या तात्पर्य है। निरुद्योगीकरण से मेरा तात्पर्य है कि उद्योग का अभाव। निरुद्योगीकरण का मतलब होता है उद्योग का अभाव। ब्रिटेन में औद्योगिकीकरण की सफलता ने भारत को उद्योगों से पूर्णतः मशरूम कर दिया। इसी को निरुद्योगीकरण कहा जाता है। इसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि औद्योगिक आयोग की नियुक्ति कब हुई, इसके क्या उद्देश्य थे। तो औद्योगिक आयोग की नियुक्ति 1916 में हुई। इस आयोग का उद्देश्य था कि वह भारतीय उद्योग और व्यापार के भारतीय वित्त से संबंधित प्रयत्नों के लिए उन क्षेत्र का पता लगाया जाए जिसे सरकार सहायता दे सके। इसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन कहता है किन 3 प्रतिक्रियाओं के द्वारा आधुनिक शहरों की स्थापना निर्णायक रूप से हुई। तो इसका आंसर हो जाएगा निम्नलिखित 3 प्रतिक्रियाओं के द्वारा आधुनिक शहरों की स्थापना निर्णायक रूप से हुई। पहला है औद्योगिक पूंजीवादी का उदय, दूसरा है विश्व में विशाल भूभाग पर औपनिवेशिक शासन की स्थापना तथा तीसरा है लोकतांत्रिक आदर्श का विकास। इसके बाद 24 नंबर क्वेश्चन कहता है समाज का वर्गीकरण ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में किस भिन्नता के आधार पर किया जाता है। समाज का वर्गीकरण ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में किस भिन्नता के आधार पर किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा समाज का वर्गीकरण ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में निम्नलिखित भिन्नता के आधार पर किया जाता है। पहला है जनसंख्या का घनत्व तथा कृषि आधारित आर्थिक क्रियाओं का अनुपात। पहला इसका जनसंख्या का घनत्व तथा कृषि आधारित आर्थिक क्रियाओं का अनुपात। दूसरा है कृषि में संलग्न लोगों का ही नगरों की ओर बढ़ना एक गतिशील मुद्रा प्रदान अर्थव्यवस्था पर आधारित रहता है। वहाँ के लोग उद्यमी प्रवृत्ति की होते हैं। यहाँ के जो लोग होते हैं दोस्तों वो कैसे होते हैं, उद्यमी प्रवृत्ति के होते हैं। इसके बाद 25 नंबर क्वेश्चन कहता है आपका कि आर्थिक तथा प्रशासनिक संदर्भ में ग्रामीण तथा नगरीय बनावट के 2 प्रमुख आधार क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा
कि आर्थिक तथा प्रशासनिक संदर्भ में ग्रामीण तथा नगरीय बनावट के दो प्रमुख आधार हैं, जिसमें पहला है जनसंख्या का घनत्व तथा कृषि आधारित आर्थिक क्रियाओं का अनुपात। ग्रामीण क्षेत्र में प्रशासनिक हस्तक्षेप बहुत कम होता है। दूसरा है, कहता है आधुनिक काल में औद्योगिक ने नगरीय बनावट को गहन रूप से प्रभावित किया है। नगरीय क्षेत्र में प्रशासनिक हस्तक्षेप अधिक होता है। इसके बाद 26 नंबर क्वेश्चन कहता है कि विश्व बाजार किसे कहते हैं। विश्व बाजार किसे कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा जिस स्थान पर या जिस बाजार में विश्व भर के सभी वस्तुएं आम लोगों को खरीदने के लिए उपलब्ध रहती है, उसे हम विश्व बाजार कहते हैं। विश्व बाजार किसे कहते हैं, तो जिस बाजार में विश्व भर की सभी वस्तुएं आम लोगों को खरीदने के लिए उपलब्ध रहती है, उसे विश्व बाजार कहते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन कहते हैं औद्योगिक क्रांति क्या है, तो आधुनिक तरीके से अकस्मात हुए उद्योगों की विकास को औद्योगिक क्रांति कहते हैं। परंपरागत शक्ति को हटाकर नव आविष्कारित शक्ति का उपयोग कर मशीन चलाई जाती है, जैसे वाष्प शक्ति से। 28 नंबर क्वेश्चन कहता है दोस्तों भूमंडलीकरण किसे कहते हैं, तो भूमंडलीकरण उसे कहते हैं जब पूरा विश्व एक बाजार के रूप में काम करने लगता है। जब पूरा विश्व जो होता है वो क्या करता है, एकजुट होकर एक बाजार के रूप में कार्य करने लगता है। आधुनिक दुनिया के सभी देश व्यापार और उद्योग की दृष्टि से आपस में पूर्णतः मिल जाते हैं। इसके बाद हम 29 नंबर और 30 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। 31 क्वेश्चन जो है 31 नंबर से अगले वीडियो में देखेंगे। तो चलिए 29 नंबर क्वेश्चन कहता है आर्थिक संकट से आप क्या समझते हैं। आंसर हो जाएगा आर्थिक संकट तब उत्पन्न होती है जब अर्थतंत्र में आने वाली वैसी स्थितियां जब उनके तीनों आधार कृषि, उद्योग और व्यापार का विकास ठप हो जाए, उनमें से लाखों लाख लोग बेरोजगार हो जाएं, बैंकों का दिवाला निकल जाए और वस्तु तथा मुद्रा दोनों की दर कम हो जाए, तो हम उसको क्या कहेंगे, आर्थिक संकट कहते हैं। लास्ट क्वेश्चन है आज का कि ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य था कि औद्योगिक विश्व में आर्थिक स्थिरता एवं पूर्ण बेरोजगार की स्थिति को बनाए रखा जाए। इसी सम्मेलन का फलस्वरूप अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना हुई। यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको ऑब्जेक्टिव में भी बना के कि ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के बाद किस अंतर्राष्ट्रीय कोष की स्थापना हुई थी, इसका आंसर हो जाएगा मुद्रा कोष। चलिए हम बहुराष्ट्रीय कंपनी से